हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और मैं आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछले कक्षा के अंदर बात कर रहे थे शहरों की। हम पिछले कक्षा के अंदर हम शहरों के 3 भागों का अध्ययन किया था। सबसे पहले था अपना मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अपना दूसरा था वो था ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर, और अपना तीसरा था वो था दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। और आज दोस्तों हमारा अगला जो रहेगा वो रहेगा चौथा वो रहेगा दोस्तों कि तालु की स्थिति के आधार पर। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें मुख्यतः है तालु और जीभ को आधार लिया गया है। तालु व जीभ को आधार लिया गया है। और इसको मुख्यतः बात करें तो इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले बात करें स्वर की। दूसरा रहेगा वो रहेगा दोस्तों अपने पास विवर्त स्वर। तीसरा रहेगा वो अर्ध विवर्त। चौथा रहेगा वो रहेगा अपने पास अर्ध संवर्त। अपने पास 4 हैं: सवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त और अर्ध संवर्त। अब इसके अंदर ये देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से स्वर इसके अंदर गिने जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सवर्त की। सवर्त में दोस्तों कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इसके अंदर ये दोस्तों 5 आएंगे। हम अब बात करें अगले की वो रहेगा अपने पास दोस्तों अर्ध संवर्त। स्वर में कौन से आएंगे, वो आएंगे दोस्तों सबसे पहले अपने पास ए और ओ। 2 इसमें आएंगे, 5 इसमें आएंगे। हम बात करें अगले की, अपने पास अगला रहेगा वो रहेगा दोस्तों विवर्त स्वर। इसमें आएगा अपने पास सिर्फ ओनली आ। चौथा रहेगा वो दोस्तों अपने पास रहेगा अर्ध विवर्त स्वर। इसमें दोस्तों कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे इसमें ए और ओ। 3 इसके अंदर आएंगे, ठीक है। संवर्त स्वर में आएंगे ई ऊ री, और अर्ध स्वर में आएंगे ए और ओ, और विवर्त स्वर में दोस्तों आएंगे आ, और अर्ध संवर्त में आएंगे ए और औ। ये 3 इसमें आएंगे। तो हम दोस्तों बात करें कौन कौन सी मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ओष्ठ या आकृति के आधार पर, और तीसरा अपना वो था जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, और चौथा था कि तालु की स्थिति के आधार पर। और हम बात करें अगला बिंदु की, वो रहेगा पास दोस्तों अनुनासिकता के आधार पर। स्वरों के भेदों की बात करेंगे दोस्तों। हम बात करेंगे अनुनासिकता के आधार के। अपना दोस्तों अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा दोस्तों क्या, अनुनासिकता के आधार पर। अगला हम लेंगे अनुनासिकता को, उसके आधार पर देखेंगे स्वरों क्या किस प्रकार से बात किया गया। इसमें 2 मुख्यतः आते हैं। एक तो आता अपने पास चंद्र बिंदु दोस्तों, चंद्र बिंदु आएगा, और एक आएगा अनुस्वार। चंद्र बिंदु की मात्रा होगी वो दोस्तों हमेशा ये रहेगी, और अनुस्वार की मात्रा रहेगी वो दोस्तों हमेशा ये रहेगी। हम बात करें तो कहें कि चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव रूप में माना जाएगा, तद्भव रूप में होगा। हम बात करें अनुस्वार की, यह हमेशा तत्सम रूप में रहेगा दोस्तों, तत्सम रूप में रहेगा। तत्सम रूप कौन से होंगे दोस्तों, यूँ कहें तत्सम रूप वे मुख्यतः वे शब्द या वे वर्ण जो मुख्यतः संस्कृत भाषा के हैं,
कौन सी भाषा की हैं? संस्कृत भाषा की हों। और जो यूँ के त्यों कौन सी भाषा में आ गए दोस्तों? हिंदी भाषा में आ गए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो यूँ के यूँ हिंदी में आ गए वो कौन से होंगे? वो होंगे दोस्तों तत्सम। तत्सम होंगे दोस्तों। कौन से होंगे दोस्तों? वो होंगे तत्सम होंगे। अब हम बात करें कि यूँ कहें दोस्तों कि यदि किसी शब्द के ऊपर, यदि कोई भी शब्द है और उस शब्द के ऊपर क्या हो? चंद्र बिंदु। क्या हो? चंद्र बिंदु। तो हमेशा वह तद्भव में गिना जाएगा। क्या किस में गिना जाएगा दोस्तों? तद्भव में गिना जाएगा। यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो हमेशा कौन से में गिना जाएगा? वो तद्भव में गिना जाएगा। और यदि बात करें दोस्तों यूँ कहें कि अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक चंद्र बिंदु ही होता है। हम यह कहें जो अनुस्वार है, अनुस्वार, इसका बात करें तद्भव रूप, तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? वो रहेगा हमेशा चंद्र बिंदु। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों अपनी भाषा में अनुनासिक होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास समझ में ये अपने को मिला, क्या मिला कि जो अनुस्वार होगा वह हमेशा तत्सम रूप में होगा, तत्सम रूप में होगा। और जो अनुनासिक होगा दोस्तों वह हमेशा तद्भव रूप में होगा। कौन सा होगा? तद्भव रूप में होगा दोस्तों। इसमें दो। हम बात करें अगले बिंदु की बात दोस्तों तो यूँ कहें यदि किसी स्वर पर सांकेतिक चिन्ह नहीं दर्शाया गया हो तो वह हमेशा निर्नासिक स्वर होंगे। यदि कोई भी स्वर है और स्वर के ऊपर अपनी यदि कोई सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग ना करें, कोई भी सांकेतिक चिन्ह का यदि इस पर सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग न करें तो वह हमेशा कौन से में गिना जाएगा दोस्तों? उसको हमेशा निर्नुनासिक में गिना जाएगा। स्वर होंगे दोस्तों होंगे। यदि कोई भी स्वर के ऊपर सांकेतिक चिन्हों का यदि प्रयोग नहीं किया हो या उसको ऊपर नहीं दर्शाया गया तो वह हमेशा निर्नासिक स्वर में होंगे। निर्नासिक देखें तो यूँ कहें कि निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक दोस्तों तोड़ लें तो निर प्लस अनुनासिक होगा। तो हम बात करें यूँ कहें कि वे स्वर है दोस्तों, यूँ कहें कि वे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु लगा हो, वे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वह अनुनासिक स्वर में गिने जाएंगे। अनुनासिक स्वर होंगे दोस्तों। कौन स्वर होंगे? अनुनासिक स्वर होंगे दोस्तों। हम बात करें दोस्तों जाति के आधार पर स्वरों के विभाजन की, तो हमारा अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा दोस्तों जाति के आधार पर। कौन सा रहेगा दोस्तों? अपने वो रहेगा अपने पास जाति के आधार पर। अभी अपना अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा क्या दोस्तों? जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। इसमें दो भागों में इसको विभाजित किया गया। सबसे पहले अपना बिंदु आएगा वो आएगा सजाति दोस्तों, सजातीय। और दूसरा है विजातीय, विजातीय। अब हम बात करें सजाति में कौन कौन से आएंगे और विजाति में कौन कौन से आएंगे। सजाति यानी सम्मान जाति के, सम्मान जाति के। और विजाति यानी असमान जाति के, असमान जाति के। अगले बिंदु की बात करें तो यूँ कहें कि सम्मान जाति यानी सजाति के अंदर हमेशा आ, ई, या उ यानी दीर्घ संधि के सारे जोड़ इसमें आएंगे। विजाति में बात करें तो दीर्घ संधि के अलावा जितने भी हैं, दीर्घ संधि के अलावा अन्य जोड़े के अलावा जो बचे हुए जोड़े हैं, दीर्घ संधि के अलावा जो बचे हुए जोड़े
जोड़ इसमें गिने जाएंगे दोस्तों। सजाति में समान जाति के और विजाति में अलग अलग जाति के होंगे दोस्तों। इसमें ए आ इ ई उ आएंगे और इसमें जो बचे हुए हैं री है, ए ऐ ओ इसमें गिने जाएंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज का हमारा जो स्वरों का विभाजन, वो हम देख लिया किस किस प्रकार से इसको अलग अलग से गया गया। सबसे पहले मात्रा उच्चारण के आधार पर देखें, या फिर मात्रा उदाहरण पर देखें, या जाति के आधार पर देखें, या तालु के आधार पर देखें, या फिर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर देखें, या ओष्ठ आकृति के आधार पर देखें, या फिर चंद्र बिंदु इनके आधार पर देखें। ठीक है, तो ये तो हमारा था स्वरों का विभाजन दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय, वो अपना बिंदु रहेगा, वो रहेगा व्यंजन, कि व्यंजन को किस प्रकार से और किस किस इसके प्रकार हैं और किस इसको विभाजित किया गया है। तो हमारा दूसरा बिंदु रहेगा, वो मेन बिंदु रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? वो रहेगा दोस्तों अपना व्यंजन। वो रहेगा दोस्तों व्यंजन। व्यंजन सबसे पहले बात करेंगे व्यंजन की संख्या में कितने होंगे, वो होंगे 33। सबसे पहले बात करें व्यंजन होंगे संख्या में कितने होंगे, वो होंगे 33। सबसे पहले दूसरी बात करें यूँ कि व्यंजन होते हैं क्या। वे वर्ण जिनको अपन किसी अन्य स्वर या किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं, यानी वे वर्ण जिनको अपन अन्य स्वर या अन्य वर्ण की सहायता से प्रयुक्त होने वाले को हम व्यंजन कहेंगे दोस्तों। यानी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता दोस्तों, स्वतंत्र नहीं होता, और ये मुख्यतः है वर्ण या स्वरों की सहायता से इनका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके विभाजन की, इसको किस किस प्रकार से इसको विभाजित कर रखा। सबसे पहले अपन लेंगे दोस्तों, वो रहेंगे अध्ययन के आधार पर देखेंगे व्यंजन के प्रकार किस किस प्रकार इसको विभाजित किया गया। तो अपना पास सबसे पहला बिंदु रहेगा दोस्तों, रहेगा अध्ययन के आधार पर। अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर देखें दोस्तों। इसमें मुख्यतः है अपने को 3 भागों में इसको व्यक्त कर रखा है दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। तो हम बात करें दोस्तों यूँ कहें तो वो 3 भागों में। सबसे पहले बात करता अपना सप्रेशी व्यंजन, दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करें इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आएगा क वर्ग। क वर्ग के सभी 5 वर्ण, च वर्ग के सभी 5 वर्ण, क च ट त वर्ग के सभी 5 वर्ण, क छ ट त प वर्ग के सभी 5। कितने हो गए दोस्तों? 25 हो गए। यानी क वर्ग के सभी 5 वर्ण, च वर्ग के सभी 5 वर्ण, ट वर्ग के सभी 5 वर्ण और प वर्ग के सभी 5 वर्ण। तो ये तो किस में आएंगे दोस्तों? ये तो आएंगे सप्रेशी व्यंजन, या इसको बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ये संख्या में 25 होंगे। अब हम अगली बात करें दोस्तों, वो रहेगा अपना अंतस्थ है। कौन सा रहेगा? अंतस्थ। इसमें दोस्तों कहें, इसमें आएगा अपना ये र, ल और व। कितने हो गए अपने पास? 4 ही हो गए। 25 वो हो गए, 4 25 4 29, बच के 4 और। तो वो आएगा अगला, वो रहेगा अगला बिंदु रहेगा, वो रहेगा ऊष्म वर्ण। इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों? इसमें आएंगे अपने पास स, श और है, 4 ये। तो मेरे पास कितने हुए दोस्तों? वो आ गए अपने पास 25 + 4 + 4 = 33। तो देखें, हम कह सकते हैं कि अध्ययन के आधार पर अपने पास 3 प्रकार के व्यंजन होंगे। अपने पास सबसे पहला था वो था सप्रेशी व्यंजन दोस्तों, और दूसरा था वो अंतस्थ है, और तीसरा था दोस्तों वो था
उष्म कौन था दोस्तों? उष्म वर्ण। तो ये 3 प्रकार अपने को देखने को मिले हैं और इसमें 25 तो सप्तर्षि हो गए, 4 अंतस्थ और 4 ही हो गए उसमें। तो टोटल वर्णों की संख्या हो गई अपने पास 33, क्योंकि हमने बात की थी व्यंजन संख्या में 33 होंगे तो वो अपने पास रहे। हम दोस्तों यूँ कहें कि जो 5 वर्ग है उसमें 25 वर्ण होंगे दोस्तों। क्या होंगे? 25 वर्ण होंगे। कैसे? कि क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प, जितने भी 5 वर्ग के अंदर इनमें 5 वर्ण होंगे तो इनके पास अपने पास 25 वर्ण होंगे, यानी 5 वर्ग में 25 वर्ण होंगे। और इन 25 वर्णों को अपन कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं दोस्तों। कौन सा प्रत्यय लगाकर? कार प्रत्यय लगाकर बोलते हैं। कार प्रत्यय लगाकर बोलते दोस्तों। कौन सा प्रत्यय? लगाकर कार प्रत्यय। जैसे अपन बात करें टैकार आ गया, कैकार प्रत्यय आ गया, कैकार आ गया, या चैकार आ गया, या पैकार आ गया। ये सभी इस प्रकार से इसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं उस सबसे पहले लेते हैं अपन घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अपने पास अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा अपने पास दोस्तों क्या? व्यंजनों का अपन वर्गीकरण की बात करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला था समझने के तौर पर था, अपने अध्ययन के आधार पर लिया था दोस्तों। और ये था अपने पास वर्गीकरण के आधार पर देखें तो घोष, जिसको अपन बोलते हैं कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों। तो अपने पास कौन सा रहेगा? घोष। ये अपने पास दोस्तों संधि में काम आएगा। घोष और अघोष व्यंजन संधि के अंदर सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग होता है दोस्तों। कौन कौन सा है? घोष, इसको में बोलते हैं कंपन। घोष या कंपन के आधार पर दोस्तों इसमें मुख्यतः 2 प्रकार होंगे दोस्तों। पहले की बात करें तो वो था अपने पास रहेगा अघोष, अघोष, और दूसरा है वह सघोष। यानी नहीं, वो घोष यानी कंपन। और इसमें बात करें स यानी साथ में, सहित, साथ में या सहित, जो भी, ठीक है। और घोष यानी होगा दोस्तों अपने पास कंपन। तो हम कहें कि नहीं कंपन यानी कंपन के बिना, कंपन के बिना। इसमें देखें कंपन सहित, कंपन सहित या कंपन के साथ। कंपन का इसमें सहयोग होगा और ये इसकी कोई कंपन का इसमें सहयोग नहीं होगा। हम अगले बिंदु की बात करें दोस्तों तो कहें कि अघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और स और स, 3 ही कितने होंगे अपने पास? 10 और 3 13। संख्या में कितने होंगे? अघोष व्यंजन संख्या में 13 होंगे। 13 कौन कौन से होंगे? कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यानी 10 ये हो गए, और 3 ये हो गए, स 3 10 3 13। तो संख्या में अघोष व्यंजन दोस्तों 13 होंगे। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की। उसमें ये कहा गया दोस्तों क्या? कि सघोष जो व्यंजन है इसके अंदर अपन गिनती करेंगे, प्रत्येक वर्ग का अपने पास तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों य, र, ल, व है 5 ये होंगे। तो 15 20 ये हो गए। 20 30 33 संख्या में कितने हो गए दोस्तों? हम इनकी संख्या में बात करें दोस्तों तो ये हो गए 20।
और दोनों की अपन बात करें दोस्तों तो कितने हो गए अपने पास 33। तो गोस या कंपनी के आधार पर देखिए तो अपने पास एगोस और शैगोस थे। एगोस में 13 थे और शैगोस में 20 थे। अब हम दोस्तों अगली बिंदु की बात करें, वो रहेगा दोस्तों अपने पास प्राण वायु या मुंह से बाहर निकलने वाले वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अपन अगली बिंदु की बात करें दोस्तों, वो था रहेगा अपने पास कि प्राण वायु, ये जो मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, जो मुंह से बाहर जो निकलती है वायु उसके आधार पर देखें तो अगर बात करेंगे यूँ कि इसमें भी दोस्तों दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे अलप प्राण की दोस्तों, अलप प्राण, और दूसरा रहेगा अपने पास महाप्राण। महाप्राण पहला है अपने पास अलप प्राण, दूसरा है अपने पास महाप्राण। और अब देखें तो अलप यानी थोड़ा या कम, और महा यानी ज़्यादा या महा। इसके अंदर कौन कौन से आएगा दोस्तों, वो आएगा देखो, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व सभी अंतस्थ है, सभी अंतस्थ इसमें आएंगे दोस्तों। सभी अंतस्थ है और सभी स्वर। अलप प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा और अंतस्थ और सभी स्वर। तो संख्या में दोस्तों कितने होंगे, वो होंगे दोस्तों 30 होंगे। कौन से आएंगे वापस देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी अंतस्थ वर्ग व सभी वर्ण स्वर इसमें गिने जाएंगे। संख्या में 30 होंगे दोस्तों। अब हम बात करें महाप्राण, महाप्राण यानी ज़्यादा, ठीक है। यह दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण होगा, सभी उसमें व्यंजन होंगे और इस संख्या में दोस्तों 14 होंगे, क्योंकि 4 ये और 4 ये होंगे और 10 ये होंगे। तो कितने होंगे दोस्तों अपने पास, वो होंगे 14, ठीक है। अल्पप्राण संख्या में 30 होंगे और महाप्राण संख्या में 14 होंगे। अब हम बात करें अगले बिंदु की, वो रहेगा अपने पास उच्चारण के आधार पर देखें व्यंजनों का वर्गीकरण। अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। इसमें मुख्य इसको 8 भागों में विभाजित कर रखा दोस्तों। 8 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। चलो देखते हैं कि इसमें पहला भाग रहेगा वो रहेगा सप्रश्य। इसमें दोस्तों कौन कौन से, इसमें 16 आते हैं। कौन कौन से, इसमें 4 वर्ग कै वर्ग, ट, त और पै वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी कै वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन सभी के प्रथम 4 वर्ण इसमें आएंगे दोस्तों। कितने हो गए, 4 4 16, 4 16 होंगे इसमें होंगे। सबसे पहले था अपने पास सप्रश्य व्यंजन, ये 16 होंगे संख्या में। कौन कौन से होंगे, कै, ट, त, प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। अगला बिंदु वो रहेगा अपने पास संघर्षीय। इसमें दोस्तों कौन कौन से आएंगे, स और है। अगला बिंदु रहेगा अपने पास दोस्तों वो रहेगा सप्रशी संघर्ष। ये भी संख्या में 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, स वर्ग के प्रथम 4 वर्ण इसमें आएंगे दोस्तों।
सेपरेट संघर्ष व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? 4 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? च वर्ग के च, छ, ज और ज। पर के 4 इसमें च वर्ग की 4 प्रारंभ की 4 वर्ण इसमें गिने जाएंगे। और अपने पास चौथा रहेगा, वो रहेगा नासिकीय दोस्तों, नासिकीय। इसमें क्या दोस्तों? 5 होंगे संख्या में, सभी वर्गों के पंचमाक्षर, सभी वर्ग के 5 अक्षर नासिक में गिने जाएंगे। अपने पास अगला बिंदु रहेगा, वो रहेगा 5 में रहेगा, वो रह गया संघर्षहीन। इसमें रहेगा दोस्तों ये और वह। इसको बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं अपन? अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अपने पास अगला बिंदु रहेगा, वो रहेगा प्रकंपित। इसमें दोस्तों ओनली रह जाएगा, साथ में रहेगा वो पार्श्विक। इसमें दोस्तों लैग आएगा। और अपना अंतिम जो लास्ट है 8वां, वो है ताड़न जात। वो रहेगा अपने पास 2, कौन सा? डे और डे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 प्रकार से विभाजित किया गया। अब हम अगले बिंदु की बात करेंगे दोस्तों, वो रहेगा अपने पास उच्चारण स्थान के आधार पर पूरे वर्णों का सभी वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्ण, स्वर व व्यंजन इसमें गिने जाएंगे दोस्तों। यह स्वर या व्यंजन की स्थिति क्या रहेगी, अपना जो अगला अध्याय रहेगा उसके अंदर अपन इसको अध्ययन करेंगे।